की ज़मीन है वो अच्छी क्वालिटी की है और एक पड़ोसी का बगीचा है उसकी ज़मीन है वो हल्की है, रेतीली ज़मीन है। तो मैं 200 ग्राम डीएपी इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो भी 200 ग्राम डीएपी इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा बताई जाती है, तो वहाँ पे फिजिकल डीएपी का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का, पीएसबी के नाम से। लोग क्या करते हैं कि गौशालाओं से सीधी खाद लाके पौधे की जड़ों में डाल देते हैं, तो उसमें कचरा भी होता है, छारा भी होता है और वो ऐसा का ऐसा खाद डाल देते हैं। नमस्कार, राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, अनार बागवानी में सफल उत्पादन लेने के लिए 3 बेसिक काम है, वो बहुत ही ज़रूरी है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसमें 1 नंबर पे आता है अनार के पौधों में बेसल डोज, दूसरे नंबर पे आता है अनार के पौधों की प्रूनिंग और तीसरे नंबर पे आता है अनार के पौधों में इथराइल। अगर ये 3 काम आपने सही समय पर सही तरीके से कर दिए तो समझ लो आपने सफल उत्पादन लेने के लिए आधा काम कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अनार के पौधों में दी जाने वाली बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज देने का सही समय क्या है, बेसल डोज में कौन कौन से तत्व है वो ज़मीन में देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने हैं, किस प्रकार से उस मात्रा का आपको निर्धारण करना है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अनार के पौधों में बेसल डोज की अगर बात की जाए तो हर किसान के मन में ये सवाल रहता है कि बेसल डोज में क्या क्या चीज़ है वो पौधों को दी जाए। जो किसान भाई काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं तो वो तो उनको अनुभव है कि भाई मेरे बगीचे में पौधों को क्या क्या चीज़ है वो देनी। पर जो किसान भाई नए नए खेती में उतरे हैं और पहली बार खेती कर रहे हैं, उनके सामने ये थोड़ी समस्या रहती है। तो दोस्तों, अनार के पौधों में बेसल डोज हालांकि एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें कि आपको गोबर खाद डालनी है, डीएपी डालना है, एमओपी डालना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है। पर ये पैटर्न है वो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि सही है, पर जो उसमें डोज दी जाती है, जो उसमें क्वांटिटी निर्धारित की जाती है वो गलत है। उसका एक कारण है कि जैसे मान लो मेरे बगीचे की ज़मीन है वो अच्छी क्वालिटी की है और एक पड़ोसी का बगीचा है उसकी ज़मीन है वो हल्की है, रेतीली ज़मीन है। तो मैं 200 ग्राम डीएपी इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो भी 200 ग्राम डीएपी इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा, क्योंकि उसकी ज़मीन है वो हल्की और मेरी ज़मीन है वो गुणवत्ता वाली है। तो इस प्रकार किसी को देख के आपको डोज का निर्धारण नहीं करना है, सुनी सुनाई बात से आपको डोज का निर्धारण नहीं करना है। आपको अपने खेत में पौधों के लिए बेसल डोज का निर्धारण मिट्टी की जांच करवाने के बाद में ही करना है। हालांकि आप देसी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, कम यूज करोगे तो कम रिजल्ट मिलेगा। पर जो डीएपी और एमओपी, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जो केमिकल फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो आज आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो तो भविष्य में आपके लिए वो नुकसानदायक है। आज तो आपकी जेब के लिए नुकसानदायक है और भविष्य में आपकी वो ज़मीन को खराब कर देगा। तो जो बेसल डोज का निर्धारण है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। आपकी ज़मीन में डीएपी की कितनी ज़रूरत है वो निर्भर करेगा कि आपकी ज़मीन में फास्फोरस की कितनी कमी है। उसके आधार पे आपके पौधे को एमओपी की कितनी ज़रूरत है वो निर्भर करेगा आपके ज़मीन में पोटास की कितनी कमी है, उस आधार पर। और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आप दे रहे हो तो वो भी निर्भर करेगा कि आपकी ज़मीन में पोषक तत्वों की कितनी कमी है। उस हिसाब से आपको निर्धारण करना है कि आपको डीएपी 200 ग्राम डालना है या 400 ग्राम डालना है, एमओपी 100 ग्राम डालना है या नहीं डालना है। अगर कई सारी रिपोर्ट्स में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा बताई जाती है, तो वहाँ पे फिजिकल डीएपी का इस्तेमाल नहीं करके
वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का, पीएसबी के नाम से। ये पीएसबी लिक्विड में भी आता है और ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी आपको मार्केट में मिल जाता है, जो बेसल डोज में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार बेसिक रूप से देसी गोबर खाद, पौधे की एज कितनी है उस हिसाब से आप निर्धारित कीजिए। पौधा छोटा है तो कम से कम आप 10 से 20 किलो तक ज़रूर देसी गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। अगर पौधे बड़े हैं तो फिर आप 30-40 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। कभी-कभी मैंने कई जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं कि गौशालाओं से सीधी खाद लाके पौधे की जड़ों में डाल देते हैं। तो उसमें कचरा भी होता है, छारा भी होता है और वो ऐसा का ऐसा खाद डाल देते हैं। तो वो उल्टा पौधे की जड़ों में नुकसान करता है। आप लाके उसको थोड़ा एडवांस में खरीदिए, उसको रखिए, पड़ा रहने दीजिए, उसके ऊपर हो सके तो वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि उसमें जो भी अनावश्यक छारा कचरा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो गल सड़ के तैयार हो जाए, खाद बन जाए। उसके बाद में आता है डीएपी। तो डीएपी की मात्रा का निर्धारण आप अपनी मिट्टी की जांच के हिसाब से कीजिए। अगर मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो मिट्टी की जांच ज़रूर करवाइए। 1000-2000 रुपये का खर्चा होता है, पर आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। उसमें आप डीएपी की डोज का निर्धारण कीजिए। अगर आपकी मिट्टी की जांच में डीएपी की मात्रा ज़्यादा बता रहा है तो आप फिजिकल डीएपी की जगह पीएसबी का इस्तेमाल कीजिए, यानी फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो ज़मीन में आपको फॉस्फोरस दिखा रहा है, वो फॉस्फोरस है, वो पौधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो उसको घुलनशील अवस्था में लाने के लिए आपको फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में नंबर आता है एमओपी का। एमओपी में होता है पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो अगर आपकी ज़मीन में पोटास की कमी है तो उस सॉइल रिपोर्ट के आधार पर आप निर्धारित कीजिए कि आपको पोटास कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। अगर ज़मीन में पोटास सफिशिएंट बता रहा है तो उसकी जगह आप पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में रही बात मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो उसमें आपको अलग-अलग एलिमेंट बताएगा कि आपके ज़मीन में आयरन इतना है, कॉपर इतना है, मैग्नीज इतना है, मैग्नीशियम सल्फेट इतना है। तो उस हिसाब से आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा का निर्धारण कीजिए। अपने मन से इस्तेमाल मत कीजिए कि भाई पड़ोसी 400 ग्राम डीएपी डाल रहा है और आप 500 ग्राम डाल रहे हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ऐसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। वास्तविक रिजल्ट आपको तभी मिलेगा कि आपके पौधे को और आपकी ज़मीन को इन एलिमेंट्स की कितनी ज़रूरत है। अगर उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको आपके पौधे को बेस्ट पोषण मिलेगा और आपको है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पौधे को ज़रूरत कम है और ज़्यादा डाल रहे हो तो उल्टा आपको नुकसान होगा। नुकसान 2 तरीके से होता है। एक तो आपकी जेब से फालतू का पैसा जा रहा है। दूसरा, अगर कोई भी एलिमेंट जैसे ज़मीन में डीएपी भी ज़्यादा पड़ा है और आप भी ज़्यादा डाल रहे हो और वो पौधा नहीं तो उसका इस्तेमाल कर पाता है और नहीं उसका प्रॉपर तरीके से पोषण हो पाता है, तो कोई भी बीमारी का अटैक होता है, तो उस अवस्था में पौधा उस बीमारी से भी नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है। अगर उसको सारे एलिमेंट सही तरीके से मिल रहे हैं, उसको खाना भरपूर मिल रहा है, तो उसको बीमारी से लड़ने में भी आसानी होती है और आपको भी दवाइयों के द्वारा बीमारी को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार जो बेसिक चीज़ें हैं, देसी गोबर खाद है, डीएपी है, एमओपी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके अलावा अगर आपकी ज़मीन में सल्फ़र की कमी है, तो दानेदार सल्फ़र मार्केट में आता है, उसका आप जड़ों में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, कीटों से बचाने के लिए आप कार्बोफ्यूरॉन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करके उसमें नीम केक यानी नीम खल का इस्तेमाल कीजिए। नीम खल निमाटोड रोकने में भी मदद करता है और जो छोटे-मोटे इंसेक्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से बेसल डोज है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये तो हो गई बेसल डोज, अब इसका जो देने का सही समय वो क्या है? तो दोस्तों इसका निर्धारण आपको इत्रेल कब करनी है उस हिसाब से कीजिए, ताकि जब आप इत्रेल करने जाए तब तक अपने पौधे में जो बेसल डोज दिए
उसमें जड़ों का विकास हो जाए। कई बार क्या होता है कि बेसल डोज का और इथराइल का काम एक साथ स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आगे जाके समस्या आती है। या तो पौधे पे टाइम पे फूल नहीं आते, या जड़ों का विकास जब शुरू होता है तो पौधा ऊपर से भी फुटान करना शुरू कर देता है। तो ये समस्याएं आगे जाके खड़ी हो जाती है। तो आप इथराइल करने से पहले बेसल डोज का काम कंप्लीट कीजिए। कम से कम आप इथराइल जब करने जाते हैं उस समय तक आपके पौधे कि जड़ में आपने जो बेसल डोज दी है उसमें नई जड़ों का विकास शुरू हो जाए, पौधा उस नई बेसल डोज से पोषण लेना शुरू कर दे, तभी जाके आपको अच्छे फूल और अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगर आप सब काम मिक्स में लेके चलोगे तो फिर पौधों में ज़्यादा वाटर शूट आना, फूलों की ड्रॉपिंग होना, वो सब समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि पौधे को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने शुरू नहीं होंगे, जब तक उसको पोषण मिलना शुरू नहीं होगा, जब तक उसको अच्छा खाना मिलना शुरू नहीं होगा, तब तक वो फलों का धारण नहीं करेगा। जब तक वो फिजिकल रूप से पौधा कमज़ोर है, वो अपने ऊपर फल नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बेसल डोज के बारे में जानकारी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।